चलो, हम क्या देख रहे थे? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में कौन सा देख रहे थे? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता, ये कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से 18। हम कौन सा पढ़ लिए? 14। विधि के समक्ष समता या समानता। 15 धर्म जाति मूल वंश और लिंग के आधार और के आधार पर भेदभाव की, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। 16 नौकरियों में समान अवसर और विशेष प्रावधान कर सकती सरकार वंचित वर्गों के लिए। 17 अब लिखना है आर्टिकल 17 17 आर्टिकल 17। 17 में अस्पृश्यता का, अस्पृश्य अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। गांव में बोलता रहे ना, पानी मत पे अबड़े जाऊंगा, वो वाली बात का अंत। ठीक, हाँ ठीक, वो अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अनटचेबल, कि इनको टच मत करो, इनके साथ खाना नहीं खाना है। ये सब अगर किसी ने कर दिया तो आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आप कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। 32 में क्या होता है? रिट जारी होती, कितने प्रकार की? 5। और न्यायपालिका क्या करती है? देखती है किसका? जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं आर्टिकल 13 के तहत। और एक और कौन सा आर्टिकल है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित? एक तो 13 और एक 137 बताएंगे आगे आपको ना। हाँ, तो अस्पष्टता का मतलब क्या होता है? मतलब ये एब्सोल्यूट है। जैसे हम 14-15 में क्या था कि संपूर्ण समानता नहीं है, पूर्ण रूप से ये नहीं है, लेकिन अस्पष्टता का अंत पूर्ण रूप से, मतलब अस्पष्टता अगर किसी ने किसी भी आधार पर करी, किसी भी आधार पर मतलब किसी भी आधार पर, खत्म पिक्चर उसकी, के ऊपर कैसे कर सकता है? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने क्या करा? ये मौलिक अधिकार तो लिख दिए, इनको लागू करवाने के लिए रूल बनाने पड़ते हैं ना। तो सरकार लेकर आई एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एट्रोसिटी एक्ट 1989 कब आया था? 1989। उसमें क्या लिखा था? अगर कोई व्यक्ति जातिवादी टिप्पणी करता है या जाति के आधार पर भेदभाव करता है या किसी के जाति के आधार पर जलील करता है तो उसको सीधा जेल में डाल सकते हैं। कितने साल के लिए? और कोई गवाह ववाह की जरूरत नहीं, 2 दिन बाद बेल मिलेगी, तो फिर वो सिद्ध हो जाएगा। 2 दिन तक तो जेल में रहना ही है आपको, भले कुछ भी हो। बाकी नॉर्मल केस में इसे जेल में डालते हैं आपको, एट्रोसिटी एक्ट में डाल देते हैं। अच्छा, इसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज भी करते हैं लोग और यूज भी करते हैं, है ना। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, है ना। इससे क्या हो, लोगों में डर बैठ गई, है ना। अब गांव में ये निकालते ना, सेल निकालते, इसको क्या बोलते? बनोरी बोलते हैं ना, आपके इधर क्या बोलते? प्रोसेसन। प्रोसेसन तो बाजार में बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं बताओ? बनोरी निकालते, सेल बोलते और बनोरी बोलते, है ना। तो उसमें हमारे गांव के पास एक गांव है नेगरून, नेगरून ताल के जस्ट पास में, ताल से 5-7 किलोमीटर। उस गांव नहीं, उसमें क्या हुआ, एससी की शादी हो रही थी, तो सेल निकल रहा है, लोगों ने क्या करा? पत्थर फेंक दिए और दूल्हे को उतार दिया। अब अब पूरे गांव के ऊपर केस लग गया, पूरे गांव अभी भी कोर्ट जा रहे हैं, सब पे एट्रोसिटी, पूरे गांव पे केस लग गया। ये 10-15 10 साल हो गए, 10 से भी ज्यादा साल हो गए। 1989 1989, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट में अधिकतम सजा कितनी हो सकती है? अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार निवारण अधिनियम। इसमें ये अभी क्वेश्चन आया था अभी 15 दिसंबर 2025 के दिन कि एट्रोसिटी एक्ट में अधिकतम सजा कितनी है? मृत्युदंड। फांसी उपलब्ध कर सकते हैं, अधिकतम सजा मृत्युदंड है। हाँ, तो हम आपको ये बताए कि अनुच्छेद 17 में क्या लिख रखा है? अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी या अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिश मतलब खत्म करना, एंड मतलब भी खत्म करना, है ना। तो इसमें क्या लिख रखा है 17 में? कि किसी भी व्यक्ति को आप जाति के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। क्या लिख रखा है कि इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया। किसी भी रूप में मतलब एब्सोल्यूट मिला हुआ है, ये पूर्ण मिला हुआ। आप थोड़े किसी भी आधार पर, जैसे हमने अनुच्छेद 14 का अपवाद लिखा था, 15 का अपवाद लिखा था, समानता का मतलब पूर्ण समानता नहीं होती, समानों में समान, लेकिन यहाँ तो खत्म पिक्चर, करना ही नहीं आपको, अस्पृश्यता करना ही नहीं किसी के साथ। तो आपको क्या लगता है, हो गई क्या दूर अस्पृश्यता? आज संविधान में लिख दिया तो क्या हो गई क्या? पूरी तरह से नहीं, अभी भी गांव में चलता है,
गांव में चलता है, शहरों में अलग प्रकार से चलता है, सब जगह चलता है। हाँ जाते हैं, है ना, बहुत सारे। अच्छा, गरीबों को गरीब रखने में सबसे बड़ा योगदान गरीबों का है, ये बात समझ गए आप। जो नॉर्मल आदमी ना, गरीब आदमी, उसको गरीब रखने में सबसे बड़ा योगदान बड़े आदमी का नहीं, गरीब का ही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दूं मैं, आप मान के चले बहुत गरीब परिस्थिति से उठ के आए आप, है ना, बहुत गरीब परिस्थिति से उठ के आया, मैंने एग्जाम की कोचिंग खोल ली, कौन सी, वनडे एग्जाम पुलिस की। अब अगर मेरे पास कोई गांव का बच्चा आया, उसने बोला सर मैं एमपीपीसी की तैयारी करूंगा, बोला दिमाग खराब है थारो, ये सिखला के शक्ल देखी, पया वया ते है कोनी, पुलिस की तैयारी करो आपने। अब बेचारे को उसके विचार आए ने दबा दिया वहां। हो सकता है वो अच्छी तैयारी करके कुछ अच्छा कर लेता, लेकिन हमने इतनी छोटी सोच के रख दिया। अगर उसने बोल दिया मैं कोचिंग खोलूंगा, कोचिंग खोलोगा, शक्ला देखो, नौकरी कर लो, पैसा वाला हो जाता तो है कौन, ने कोचिंग खोल लेगा ये बड़ा। आप बोल दो, देखिए किसी को पूछो, मैं पूछता लोगों से मैं कोचिंग खोल रहा हूँ क्या होता है, कुछ नहीं होता, मना कर देते, डिमोरलाइज कर देते, बढ़ में जाए लोग। अगर आप कुछ नए इनिशिएट कर रहे, जैसे कल से प्रिया बोल रहे मैं मेरे खोल रही हूँ कोचिंग सेंटर खोल रही हूँ जिसमें बच्चों को सिखाऊंगी कोडिंग, बोल ही शक्ल देखी थारी, वहां बन ले पहला नौकरी लगे ले फिर कर दे। बेचारी बच्ची कुछ करना चाह रही है, खत्म, लोगों को बेचारी खत्म कर दिया, कौन कर रहा है। और बड़े लोग, बड़े बच्चे बोले यहाँ नीट की तैयारी, रतलाम नहीं भेजना बच्चों को, दिल्ली भेजो, कोटा भेजो, इतना बड़ा होगा वो बाहर भेजेगा। अब एक बात है, कार्डियक मेरे जोरो बेगा लोन नहीं तो लखन लेगा, तो हम हमारे जैसे लोग ही हमसे मिलेंगे, और वो उनके जैसे ही रखने रखे, उनको पता है कि ये कभी आगे बढ़ गया तो मान के चलो मैंने कोचिंग खोली, कोचिंग का बड़ा नाम होगा और बहुत बड़ा होगा, फिर क्या होगा, और समाज में आगे निकली जाएगा, तो अन्य नहीं बढ़वा देना। जैसे मैंने एमपीपीसी की तैयारी स्टार्ट करी, सब बोले हैं ये सीखे कि तैयारी वही कही कौन लागे आपने आई थी, ने कही कोनी पैसा वाला कोनी ने, अपने तो पुलिस की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, मैं बोला मुझ मैसेज करूंगा गांव में जाएंगे। ये टेंडेंसी आप में होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें कि ये अस्पष्टता हो रही है ना, तो लोगों का मन में बिठा दिया है। जैसे आप देखेंगे आपके यहाँ ढोल बजाने वाले आते हैं, जजमान बोलते, जजमानी व्यवस्था सुना आपने, जजमानी व्यवस्था होती है, जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम है। अपने भारत में एक विचारक हुए एम श्रीनिवास, है ना? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक तो दिया था संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, और एक दिया था जजमानी सिस्टम। अब संस्कृताइजेशन समझ, संस्कृतिकरण 1960 की बात थी। संस्कृति का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ, अंग्रेजी नहीं बताना है, रहना खाना पीना और आपका बिहेवियर, भाषा वगैरह भी, है ना, ठीक, लीजिए दीजिए चलिए अच्छे कपड़े पहनिए, है ना, है ना। शहर में जाएंगे तो क्या है, लोग शहर की भाषा बोलने का प्रयास करें। अब अब उन्होंने बोला था जातियों के बारे में 1960 में, कि भारत में जो निचली जातियां मानी जाती है, एससी एसटी की जातियां, अब वो क्या करती, थोड़ी पैसे वाले बन गए, नौकरी लग गई, तो अब वो क्या करेंगे, तिलक लगाना शुरू कर देंगे। ये 1960 की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही, मैं ये भी बता दूं। और ये आप किताब में पढ़ेंगे संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास, तो पूरा मिल जाएगा आपको, ना, ये मेरी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं किताब का बता रहा हूँ, पर पता चला कि लठ लेके आ गए, है ना। हाँ, तो आप क्या करेंगे कि जो एस टी एस सी के लोग रहते थे वो नौकरी लग गए, अच्छे सक्षम हो गए, तो जनेऊ पहनना चालू करे, क्योंकि ब्राह्मण जनेऊ पहनते, वो तिलक लगाना चालू कर देंगे, वो नॉनवेज खाना बंद कर देंगे। देखो नॉनवेज क्या है, गरीबों का आहार था, यही बात समझ, क्योंकि वहां गए खेत में मार के खा लिया। वेज तो अमीरों के चोचले, नॉनवेज में कितनी वैरायटी मिलेगी आपको, चिकन मटन फिश अंडे, अब अफगानी ने फलाने पाकिस्तानी ने मिल जाएगी, ठीक। अब लेकिन वेज में दाल देखो, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की, फलाना झिमका, पनीर, फलाना पनीर, फिर काजू कतरी, ये वो 50 चीजें। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन है पता है आपको, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन लोग, हाँ, हाँ वेजिटेरियन है, बहुत वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन हमारे जैसे बहुत कम है, पापी लोग। हाँ, तो भारत में क्या है, पापी नहीं, लोगों को बोलना पड़ता है खुश रखने के लिए, ओके घास फूस खाते, चलो। हाँ, तो अब लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया।
अच्छा, पहले क्या था, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक और कहानी सुनी होगी। उन्होंने एक बुक में लिखा था कि बौद्ध कौन थे। लोगों की ऐसी कहानी चलती थी कि बौद्धों में एसटीएससी भी चलता है, तो उसमें वो गाय खाते हैं, ऐसा कुछ लिख रखा था। बहुत सारी चीजें ऐसी जो ज्यादा विवादित चीजें हैं, तो अपने नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो कि जो गरीब लोग थे ना, वो मांस खाते थे। तो अब जो दाल रोटी खा रहा है ना, वो अमीर व्यक्ति है। तो जो जैसे लोग पैसे वाले बने, तो उन्होंने अपनी संस्कृति बदली। उन्होंने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, उन्होंने शादियों में अच्छा प्रोफेशनल रहना शुरू कर दिया। ऐसे होता है संस्कृतिकरण भारत में। और एक और था जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जजमानी व्यवस्था में हाँ, बाटा सिस्टम चलता है उसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है, हमारे यहाँ जैसे मेरे गांव में अभी भी होता है, कटिंग करने आते हैं, वो 1 साल तक कटिंग करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति 1 साल के 10 किलो गेहूं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति, वो उस जमाने से चला आ रहा है ना, वो अपडेट नहीं हुए बेचारे गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग। हाँ, 1 साल के 10 किलो, अरे यार कितनी बार कटिंग कराएगा व्यक्ति? 10 बार अधिकतम, एक महीने में 1 बार कराता है, तो 10 बार। ये बाजार में तो है, बाकी गांव में तो 20 रुपए लगते हैं कटिंग के, 30 रुपए अधिकतम। तो गेहूं कितने हो गए? 10 किलो, तो 30 धाम 300, 10 बार हो गए। ऐसे चलता था। पहले तो 5 किलो लेते थे, फिर 10 करा। 10 व्यक्ति है तो 1 क्विंटल गेहूं ले जाएंगे, 5 व्यक्ति तो 50 किलो गेहूं ले जाएंगे। हाँ, पूरे मेरे घर से ले जाए, पूरे गांव में चलता है, पूरे गांव वाले लोग ऐसे करते हैं। जैसे किसी घर 2 जने किसी का था, हाँ मेहमान हाँ, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा, वो चिंदी चोरी नहीं करते ऐसे, वो बेचारा वो बड़े दिल के रहते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहते, ढोल वाले रहते हैं। ढोल वाले ने एरिया बांट रखा है, क्या आना गया, ये जगह आना गया। ढोल वाले भी क्या करते, जजमान के पास नहीं बैठते, केवल जजमान नीचे बैठते हो, क्योंकि उनको समझा ही ऐसा दिया गया है कि ऊपर बैठोगे पाप लग जाएगा, हमारी बराबरी बैठोगे पाप लग जाएगा। महिलाओं को क्या गुरु बनाया है कि महिला तो लक्ष्मी का रूप होती है, वो तो घर संभालती है, वो तो काम करती है। ये लक्ष्मी का रूप होती है कि काम वाली बाई होती है? क्या होता है? समझदार मुल्क बना दिया कौन को? सेम ऐसे ही जातियों को भारत के लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे कौन थे? ब्राह्मण और राजपूत और ये उच्च वर्ग के। इन लोगों ने लोगों के मन में ऐसी चीज बनी, ऐसी चीज रखी, जैसे ब्रेन वॉश होता है ना, ब्रेन वॉश कर दिया कि आप हमारी बराबरी मत बैठो। अब संविधान निर्माताओं ने देखा भीमराव अंबेडकर जी तो झेल के आए थे ये, है ना, और बहुत सारे एसटी एससी के लोग थे, वो झेल के आए। अब इन्होंने क्या करा कि ये तो होना ही चाहिए, इसलिए लेकर आए अनुच्छेद 17। स्पष्ट है, मतलब समझ गए आप कि इसको वो हमारे से कप में चाय नहीं पिलाना, स्टील के गिलास में चाय पिलाना है, साथ में बैठ के खाना नहीं खिलाना। गांव में देखा होगा आज भी पंगत अलग लगती है बहुत जगह, अभी भी अलग लगती है, मेरे गांव में देखा मैंने। हाँ, होती है, बहुत जगह होती है, बहुत जगह होती है। एससी एसटी की पंगत अलग लगेगी, जनरल की अलग, अभी भी होता है ये। हाँ, और बहुत जगह तो अभी ऐसा हो गया, एसटी एससी वालों को बुलाना बंद कर दिया लोगों ने। लो, इतना मॉडर्न बन गए हम, बस इतनी मॉडर्निटी आई भारत में, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़े विश्व गुरु बन गए हम कि ये शहरों में भी चलता है, शहरों में अलग प्रकार से चलता है। इतनी देखा आपने, बिल्कुल गलत जगह रह रहे हो आप, देखोगे आप। हाँ, चलता है, पता चलेगा आपको, अभी नहीं देखा आपने, क्योंकि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो। अभी शहरों की डोकरियों को नहीं देखा है आपने? अरे हर जगह चलता है भैया, हर जगह चलता है, हर जगह। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, हाँ, सही बात नहीं, वो तो टेक्निकल। हाँ, हम्म, वही तो, वही चीजें हर देखो, हर जगह चलता है। आप नौकरियों में देखेंगे, जैसे मान के चलिए कोचिंग के उदाहरण लें, कोई सी भी एक्स वाई जेड कोचिंग ले ले, वहां आप सरनेम देखो कोचिंग वालों के, कितने लोग एससी के और कितने एसटी के। अगर 20 जने का स्टाफ है तो अधिकतम 1 या 2 व्यक्ति होंगे,
अच्छा, व्यक्ति का झुकाव, अब मैं मान के चलो मैंने कल से रिक्रूट करा टीचर को, तो 3 कैंडिडेट आए, एक ओबीसी का, एक जनरल का और एक एससी का और एक एसटी का, 4 आए। अब जनरल में भी राजपूत आ गया और राजपूत में मेरे गांव के पास का आ गया। चारों में टैलेंट बराबर है, मैं किसको चुनूंगा? क्योंकि मेरा झुकाव ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा, बायस्ड हो जाऊंगा मैं अप्रत्यक्ष, क्योंकि मैं बड़ा कैसे हुआ हूं, मेरा सोशलाइजेशन कैसे हुआ है। पढ़ लिख के मैं अपने आप को पूरा ही बदल नहीं सकता, समाजीकरण रहता है ना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी हुई है। कभी कभी आप भले आपके बहुत अच्छे विचार, लेकिन बहुत सारी चीजें निकल जाती है आपसे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी। आपका दिल बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपके मन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कुछ चीजें ऐसी जातिवादी चीजें निकल जाती है, तो आपकी रेसिस्ट चीजें निकल जाती है, ऐसी महिला विरोधी चीजें निकल जाती है, तो छोटा दसीज भाई, अब ये मेरा विचार नहीं है, लेकिन अब मैं इसको सुनते सुनते आया हूं, बड़ा हुआ 25 साल का हो गया, तो दिमाग में एकदम आ जाएगा, ओ नौकरियां लगे, ये मैं सुनते सुनते आया, इसका कोई तथ्य नहीं। तो ये चीजें हैं, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या लेकर, इन सब चीजों को जो बताया ना आपको, अस्पष्टता का अंत। और ये क्या है एब्सोल्यूट टर्म में, क्या है ये एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता अबाध रूप से, इस पे कोई बाध्यता नहीं है, कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि ये आपको देना ही है। अगर आपने ये उस पे था ना कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 100% इसको देना है आपको। अगर ये थोड़ी भी अगर समस्या हुई कि बाध्यता किसके ऊपर, सरकार ने रखा था ना कि हम समता समानता में लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, तो उसको थोड़ी नॉर्मल, पर इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं, इसमें आपको पूरा देना है। उसमें सरकार को, सरकार की क्या बाध्यता थी कि सामाजिक वंचित वर्गों को बराबर करे, लेकिन यहाँ ऐसी सरकार की बाध्यता नहीं, ये सरकार नियम नहीं बना सकती कि बोले हम एससी एसटी में इस जाति को के साथ भेदभाव कर सकते, ऐसा नहीं बना सकती। अपवाद दिखा था ना हमने कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अब क्या है, हाँ ये देखो अनुच्छेद 17 और 35 के अधीन संसद, हाँ क्या कर सकती है संसद, एक तो इस 17, अब मैंने क्या बोला, इस 17 को लागू करवाने के लिए सरकार क्या बनाएगी, कानून। और आर्टिकल 35 में लिख रखा है सरकार को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। क्या लिख रखा है कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, सरकार मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो इन दोनों आर्टिकल का उपयोग करके संसद ने क्या बनाया, अस्पष्टता विरोधी अधिनियम 1955। अस्पष्टता लिखेंगे आप, हाँ अस्पष्टता अपराध अधिनियम, क्या लिखा था, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955, 1955 में। और क्या हुआ था बताओ मुझे, नागरिकता अधिनियम आया था, वेरी गुड। हिंदू मैरिज बिल आया था ना 1955 में, हिंदू विवाह अधिनियम भी आया था, नागरिकता अधिनियम भी आया था, दोनों क्वेश्चन आए हुए। हिंदू मैरिज बिल कब आया, नागरिकता बिल कब आया, ये ठीक। हाँ, तो संसद ने क्या करा, अब क्वेश्चन आएगा कि अस्पष्टता के अधिकार को लागू करवाने के लिए संसद द्वारा या सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, तो अनुच्छेद 17 और 35 का उपयोग करके उन्होंने क्या बनाया, एट्रोसिटी एक्ट, तो सॉरी अस्पष्टता अपराध कानून बनाया। और फिर 1989 में क्या बनाया इन्होंने, एक और नाम बनाया, आगे बताएंगे आपको। और इसमें बदलाव किया 1976 में, और इसका नाम क्या दे दिया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना, क्या लिखा इसका 1976, 1936 में बदलाव किया, किसमें, अस्पष्टता अपराध अधिनियम, और इसको कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण एक्ट 1955। नाम 55 ही रखा है ना, क्योंकि उसमें बदलाव मूल संविधान तो मूल तो एक्ट वही था, ठीक। और आगे जाकर क्या हुआ, इसमें क्या करा, यह अधिनियम अस्पष्टता के अपराध को दंड की, शुरुआत में क्या था, दंड की व्यवस्था थी, बोले अपराध नहीं करें, लेकिन इसमें दंडात्मक कार्रवाई की बात की गई। और आगे जाकर सरकार ने क्या करा, एट्रोसिटी एक्ट बनाए। और 1989 में लिखेंगे आप, 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसको बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार करना, अत्याचार को निवारण करना, एट्रोसिटी एक्ट, ठीक, एट्रोसिटी एक्ट।
ये बनाया। अच्छा, और अस्पष्टता क्या होता है लिख नहीं रखा है कहीं। अस्पष्टता किसे कहा जाता है? वो तो समाज की परिस्थितियों को देखते हो कि लोग अस्पष्टता बोलने के माध्यम से भी कर सकते हैं कि बोले अरे कारो ये तो, अरे ये तो विशेष जाति का है, बोलते हैं ना लोग ऐसे। तो ये भी अस्पष्टता हो सकती है वाचिक माध्यम से। वो आपने बोला मनसा वाचा कर्मणा, गांधी जी का किसमें जैन धर्म में चलता है ना कि मन से भी नहीं करना है, वाचा से भी नहीं करना और कर्म से भी नहीं करना किसी के साथ भेदभाव, है ना। ये सुना। हाँ, तो इतिहास में इतना पता होना चाहिए हमें, है ना। कि किसी के साथ भेदभाव मन से भी नहीं करेंगे, वाचा से बोलने से भी नहीं करेंगे और कर्म से भी नहीं करेंगे, है ना। हमने बोल दिया कि रोज जलील कर रहे हैं, नौकरियां लागे कौन ने यहाँ दे रहे रोज कोचिंग। अब आपको कितना फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं लोग, तो आपके साथ भेदभाव ही कर रहे हैं या आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, तो ये नहीं करेंगे। और क्या लिख रहे हैं इस अवधारणा नाम क्या है? अस्पष्टता क्या करती है? जो समाज में चीजें चल रही है उसको खत्म करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना, पढ़ लेंगे आप तो ये। अब हम ये हो गया अस्पष्टता का अंत खत्म। अब आर्टिकल है 18। देखो ये दो आर्टिकल बड़े थे, है ना। कौन से बड़े थे? ये 15 वगैरह और ये 14 15 और ये। अब लिखेंगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। बहुत छोटा आर्टिकल है। उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल या अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। उपाधियों का अंत क्या लिख रखा है? उपाधियों का, हाँ बस वही बताएंगे। उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधि मतलब हरि सिंह जी के बारे में बताया था ना, 2 पेज का उनका नाम ही था। महाराजा धीराज फलाना सिंह दिमका सिंह ये प्राप्त करता, ये वो हो, बहुत बड़ी बड़ी उपाधि लेते थे क्या। जैसे किसी का नाम क्या है? रामलाल है, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंस्टाग्राम रेमू, क्या कहते हैं? रेमू। या किसी लड़के का नाम क्या है? ललिता, तो ललिता ने क्या कर दिया? लाली, लाली कर दिया, है ना। लड़कियां इंस्टाग्राम पे कर लेती है। हाँ, या किसी का नाम है कृष्ण गोपाल वर्मा, तो केजी कर लिया उसने, कृष्ण गोपाल केजी ने। कृष्णपाल सिंह है किसी का नाम, के पी सर कर लिया। ये क्या हो गया? बड़ा नाम है, छोटा कर लिया। तो ये अब मधुसूदन सर का ही कर लिया हमने, MS सर, है ना। तो ये क्या है? ये चीजें हैं। तो उपाधि मतलब क्या उपाधियां ले रहे हैं आप? पहले पहले राजा धीराज बड़े बड़े लोग थे ना, राजा वगैरह, उनको उपाधियां मिलती थी। अच्छा, उपाधियों से क्या होता है? लोगों में हीनता की भावना आती है कि बोले यार इनको इतना बड़ो नाम और छोटो नाम, है ना। तो सरकार ने सोचा या संविधान निर्माता सोचा, बोले नहीं 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 यार ये नहीं करेंगे। तो क्या लिख रखा है कि ये देखो, पहले अंग्रेज थे ना, उस समय वो अंग्रेज क्या देते थे? उपाधियां देते थे, मूर्ख बनाते थे लोगों को, राजाओं को। राजा क्या रहते हैं? अभी सर ने बताई ना एक बात, कि कोई रहता है जो अपने बारे में ही सोचता रहता है, दूसरे की ना तो सुनता है, दूसरे की ना सोचता है, अपना ही सोचता, अपने आप को महान मानता है। वो क्या होता है? NPD होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो राजा वाजा क्या रहते थे? राजा को बिरू बना देते थे पहले पुराने जमाने के लोग, तो ऐसे ही रहते थे। क्यों बोलो आप महाराजा धीराज हो, और बोले महाराजा धीराज जाओ 100 बीघा जमीन ले लो 10 रुपए में। हाँ, रात को दारू पीने बिठाया उनको, और ऐसे बात कर रहे, बोले यार मिस्टर मिस्टर जो क्या नाम है उसका, उसका मिस्टर अकबर प्लीज हमें इतनी जमीन चाहिए। अकबर से बात करी उसने, किसने भी करी होगी। तो बोले, उसको बोला फिर हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेटर बुलाया होगा या उर्दू में फारसी में बुलाया होगा। बोले इनको बोलो कि आप बहुत महान राजा हो, किसी को बोला होगा है ना। तो उसने हाँ कर ली, बोला हो ठीक है यार, इतनी बढ़िया बोल रही है। आपने सुना रंगीला बादशाह ने रंगीला रंग रेलिया मनाया करते थे वो, है ना। राजाओं क्या काम था? जनता जाए बाहर में, राजाओं को तो पैसे चाहिए, कर चाहिए। अंग्रेजों के क्या था? 3 कटिया प्रणाली चलाई, नील की खेती कराई, भले फसल हो नहीं हो, सूखा पड़ो, आप हमें 1/3 फसल दो, नहीं दो तो फिर सूर्य उदय सूर्यास्त, कानून ने फलाना, कानून ने महल बाड़ी ने रैयत बाड़ी सब व्यवस्था चल। ये क्या था? लोगों को शोषण की व्यवस्था थी। तो ये अंग्रेज हमारे ऊपर थोप रहे थे, उससे पहले राजा थोप रहे थे, आजकल सरकारें थोप रही है। हिसाब बराबर है। गोरे गए और काले गोरे आ गए, ठीक। हाँ, अब देखेंगे आप। तो स्पष्ट उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में अंग्रेजों के समय में उपाधियां मिलती थी बड़ी बड़ी, तो राजा ने फलाना नहीं, उनको खत्म कर दिया। तो इन उपाधियों से क्या होता है? तो इससे समाज में भेदभाव होता है। स्वाभाविक बात है कि समाज को लगेगा नहीं यार। अच्छा, लेकिन बोले मैंने PhD कर ली तो मेरा नाम क्या गया? डॉक्टर नहीं लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर आपने शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करी है, जैसे कि PhD करना, PhD का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, जैसे कि MBBS करना। MBBS का फुल फॉर्म क्या है? MBA और MBBS में थोड़ा सा MBBS बताओ किसको पता है फुल फॉर्म इसका?
जिसने बता दिया उसको एक चॉकलेट मिलेगी। गूगल नहीं, बिना गूगल के, बिना चश्मे के बताओ। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ऐसा नाम है ये। तो आप अपने नाम क्या है, डॉक्टर कुमार गुप्ता लगा सकते हो, डॉक्टर फलाना सिंह लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। MBBS बैचलर आगे आएगा, फुल एब्रीविएशन बना देना, आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अरे कुछ का लिखे, कुछ का लिखे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आगे पीछे लिखाई जाती है। अब अंग्रेजी का कोई गिरेमात तो है नहीं, हिंदी में तो चीजें सब व्यवस्थित है। अब अंग्रेजी में चीजें कहीं भी लिखी रहती है ना। बाम, बालम में बाम एल साइलेंट आ जाता है। अब कौन सा क्या साइलेंट आ रहा है हमें थोड़ी पता है क्या है? हाँ, साइलेंट आ जाता है, वाइब्रेट आ जाता है, हमें नहीं पता रहता है, तो बस ये होता है। चलो अब अगला है आपका, हाँ क्या है, या तो सेना का व्यक्ति है, सेना का व्यक्ति मतलब ब्रिगेडियर हो गया, कैप्टन हो गया, जनरल हो गया, ये अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। या सेना का व्यक्ति लगा पाएगा, जो विद्या से प्राप्त की वो लगा सकता है। अगर किसी दूसरे देश ने दी है उपाधि, जैसे नाइटहुड की उपाधि मिलती है, सुना आपने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नाइटहुड क्या होता है? सर, अपने नाम के आगे सर लगा सकते, बिना सर बने सर लगा सकते, जैसे शंभू वाले सर लगा के फिरते रहते है ना, सर लगा ले सर। तो नाइटहुड की उपाधि मिलती, ब्रिटेन की एक संस्था है, वो अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया तो ले सकते आप, राष्ट्रपति की सहमति से। अगर आपको कोई उपाधि मिल रही है ना, कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो भी भारत के लोग, कोई गिफ्ट भी मिल रहा है, गिफ्ट मतलब भारत में दहेज होता है, ये भी बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए। गिफ्ट मिल रहा तो भी क्या हो, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ यही लिख रखा है, क्या है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, जो व्यक्ति नहीं करेगा मतलब बिना परमिशन के। हाँ, अगर बहुत अच्छा काम किया, मान के चले विराट कोहली ने बहुत अच्छा काम किया है लंदन में, तो अगर उपाधि मिल रही है, अगर भारत की नागरिकता है, तो हो सकता है उसको भारत की परमिशन लेनी पड़े। अब क्या है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक न होते हुए राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करते, ये काम की बात नहीं है। हाँ, जैसे मान के चलो, ये लिख रखा नीचे बात का, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति मतलब IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला व्यक्ति हो गया, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर नौकरी करता है ना, जैसे एम्बेसडर हो गया, राजदूत होते हैं ना, जैसे आपके यूनाइटेड नेशन में भारत के डेलीगेट गए, जैसे शशि थरूर गए थे भारत की ओर से UN में, अब उनको कोई उपाधि मिल रही है या उनको कोई अवार्ड मिल रहा है, तो क्या वो ले लेंगे? कि अपने मन से बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। क्या होगा, उनको प्रेसिडेंट की कंसेंट लेना पड़ेगा, या प्रेसिडेंट से हाँ करवानी पड़ेगी, क्या मैं ले लूं, राष्ट्रपति ने हाँ ले लो। तो क्या लिख रखा है कि राज्य के अधीन लाभ का पद। अब लाभ का पद क्या होता है? अब ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है कि लाभ, एक क्वेश्चन आया था, लाभ के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 18, इन विच आर्टिकल रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब लाभ का पद का मतलब क्या होता है पता है? नेतागिरी का, नेता जो रहते हैं ना, वो लाभ के पद पे नहीं होते। जो आपके पॉलिटिशियन है ना, वो लाभ के पद पे नहीं, बाकी आप बाबू हो, सोना बाबू वाले बाबू नहीं, बाबू क्लर्क, तो आप लाभ के पद पे हो। लेकिन आप नेता, मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री हो, तो आप लाभ के पद पे नहीं हो, है ना। ये क्या हुई? ये वही बात हुई, सादा कुत्ता कुत्ता नहीं, सादा कुत्ता टोमिन, सादा कुत्ता कुत्ता, मतलब नेता लोग नियम बनाते हैं, उल्टा होता है। हमारा कुत्ता टोमी ही, मतलब हमारा तो अच्छा है, तुम्हारा तो कुत्ता है वो, ऐसा बोल रहे। सादा कुत्ता टोमी, सादा कुत्ता कुत्ता, मतलब अपना तो अच्छा होता है ना, अपना अपना अपने आप को बुरा बोलेंगे, अपने कुत्ते को टॉमी बोलेंगे, उनके कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे, तुम्हारा तो कुत्ता है ना, हमारा टॉमी है। नियम, जैसे आप विधायिका कौन है? नेता लोग। अब नेताओं ने क्या करा? लाभ के पद पे नेता लोग नहीं होंगे, है ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, हाँ, तो कोई भी व्यक्ति विदेश राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि, उपलब्धि मिलती है ना, बोलो इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली, बोलो ये कर दिया, नहीं, नहीं हासिल कर सकता। किसकी सहमति के बिना? राष्ट्रपति की सहमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका 18 भी खत्म। तो ये क्या है, उपाधियों के बारे में। उपाधि में एक और क्या लिखते हैं, लाभ का पद, बस इसमें कीवर्ड क्या है? लाभ का पद।
ये याद रखिए। अब ये हो गया आपका समता या समानता का अधिकार खत्म। अब समता या समानता एक बार रिवाइज करा दूं। 14 विधि के समक्ष समता या समानता, दो नियम चलते हैं, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता या समानता, है ना। समता का मतलब क्या होता है, सभी समान, और संरक्षण का मतलब क्या होता है, समानों में समान। समानों में समान क्या चलता है, अमेरिका, सभी समान ब्रिटेन। भारत में क्या चलता है, दोनों चलते हैं। उसके बाद देखा था हमने आपके समानता मतलब एब्सोल्यूट समानता नहीं होती है। 15 धर्म जाति मूल लिंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 6 भाग है। पहले भाग में राज्य के खिलाफ मिला है कि राज्य सरकार किन के खिलाफ नहीं कर सकती, धर्म जाति मूल वंश के भेदभाव नहीं कर सकती। 15 2 नागरिकों के खिलाफ कि नागरिक किसी भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कुएं नलकूप में आने जाने से रोक नहीं सकता। 15-3 में क्या है, हाँ, सरकार स्त्रियों या बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 15-4 में क्या लिखा है, आरक्षण, कौन सा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और 15-5 में क्या है, 16 में, 15-5 में क्या है, हाँ हाँ, अल्पसंख्यक संस्थानों में 15-5, वो तो 16-6 में हो। अल्पसंख्यक संस्थानों में या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आरक्षण मिलेगा पिछड़ा वर्गों को, और ये सब है ना। अब उसके बाद 16 में क्या है, नौकरियों में समान अवसर। नौकरियों में समान अवसर का मतलब क्या होता है, या लोक नियोजन में समान अवसर, या लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसमें क्या था, 16 के 6 हिस्से है। 6 हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से में क्या है कि राज्य सरकार वंचित वर्ग एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, या ब्रैकेट में लिखा सामने आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और आरक्षण कितने प्रकार से मिलता है हमें, केवल 2 प्रकार के लिखकर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। लेकिन बाद में 2019 में क्या करा सरकार ने, आर्थिक आधार को भी जोड़ लिया। उसके बाद 17 देखा उपाधियों का अंत, नहीं 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के लिए सरकार ने कानून बनाए 1955, 76 और 89। उसके बाद उपाधियों का अंत देखा, डॉक्टर वाले कोई उपाधि ले सकता है जो शैक्षणिक उपाधि है, या कोई आपका किसी से उपाधि ली है वो ले सकता है। और लाभ के पद का वर्णन आर्टिकल 18 में किया गया है। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इतनी डिटेल से मौलिक अधिकार जिंदगी में कभी पढ़े ही नहीं होंगे आपने, ना पढ़ोगे कभी। दूसरा, पहला समता या समानता, 14 से 18। दूसरा, एक क्वेश्चन ये भी आया था कल। क्वेश्चन ये था कि 42वें संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया, कितने शब्द जोड़े गए, कौन से, है ना। सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा। रिपब्लिक भी ऑप्शन में था, 2 ऑप्शन में था। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जोड़ी। विषय इंटीग्रिटी में अखंडता ही होता है, राष्ट्र की एकता व अखंडता। हाँ, नहीं सही बोला आपने, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, सही बोला आपने। तो ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं। 42वें संशोधन का बोल दिया था मैंने, आते ही ये तो हर जगह आता है। अब देखो 19 से 22, इसमें आर्टिकल 19 लिखेंगे आप। आर्टिकल 19 में लिखा है, 19 बहुत बड़ा है, उसके बाद 19 बहुत बड़ा है, महा बड़ा है। 19 में लिखा है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी, कुल मिला के बोलना मतलब, है ना। अच्छा, शुरुआत में हमें पहले 7 स्वतंत्रता दी गई थी। संपत्ति लेने की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब खत्म कर दी। अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है संपत्ति के अधिकार का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया था। एक तो 19 के 19/6 में, एक 6 में, और 19 एक 31 में, 2 जगह है ना। हाँ, तो लिखेंगे आप, ओरिजिनली कितनी थी हमें, शुरुआत में 7 स्वतंत्रताएं थी। कितनी स्वतंत्रताएं थी शुरू में, और 6 वर्तमान में। 7वीं कौन सी, संपत्ति वाली बता दी। संपत्ति क्या है,
संपत्ति की स्वतंत्रता एथिक संपत्ति अर्जन रखना ये सब कर सकते हैं। आप क्या लिख रखा है कि संपत्ति अर्जन कर सकते, धारण कर सकते, व्ययन के अधिकार को निकाल दिया। मतलब आप किसी से जमीन ले सकते, धारण कर सकते, रख सकते हैं, और आप किसी को जमीन नहीं दे सकते। और व्ययन मतलब उसका खर्च कर सकते, क्या वही करना है, क्या करना है। फिर बाद में इसको कर दिया, बोले नहीं नहीं, संपत्ति के अधिकार से क्या हो रहा है, विकास में बाधा बन रही है। संपत्ति क्या, मान के चलो रोड बन रहा है, बोले नहीं नहीं मैं क्या नहीं कर रहा रोड, बोले यूं नहीं करो, फिर बेचारा वो ऐसा पलटाएंगे तो कैसे विकास हो पाएगी। हॉस्पिटल बनाना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोले यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनेगा, वहाँ खेती हो रही है, मत बोले खेती होती हो ही मत। लोग तो ये ना कोई अधिकार दिया है, अब कुछ दो चार तो समझदार होंगे गांव में, तो बोले मौलिक अधिकार है तो है ना। हाँ, केस चल जाएगा बेचारा, विकास हो ही नहीं पाएगा। तो शुरुआत में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है ना। देखो अब अनुच्छेद जो आपका 19(1) है, 19(1) है ना, 19(1) उसमें 6 स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रताओं की बात आपको शॉर्ट नोट से ही बनाने। और 19(2) में इस पर निर्बंध की बात की गई है। रीजनेबल, क्या लिख रखा है, रीजनेबल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्ति युक्त निर्बंध। अब 19 हमारा मेन आर्टिकल है, 19 के 2 भाग है, 19(1) और 19(2). अब 19(1) के 6 भाग है, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), G, ऐसे। हाँ F हटा दी। और 19(2) में क्या है, 19(1) नहीं सॉरी 19(2) आपके बोलने की स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन है, 19(3), फिर उसके बाद जो 19(b) में है उसमें ऐसे। जैसे मान के चलो इसमें 19 के कितने हिस्से हैं, 19(1)(a), तो 19(2) में क्या है, इस पे निर्बंध लगा है। एक में जो लिख रखा ना उस पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंध लगा दिए, क्या आप ये तो कर सकते हो लेकिन ये काम नहीं कर सकते, क्या आपको आवागमन की स्वतंत्रता है लेकिन कोरोना वायरस में आप घूम नहीं सकते, ये निर्बंध लगा दिए। युक्ति युक्त मतलब रीजनेबल होना चाहिए। आप बोलो बोलो रीजनेबल प्राइस लगाओ यार, तो मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाओ। आप ऐसा नहीं कि अपना मन पड़े वो कर दो। हाँ एग्जैक्टली है ना, क्या आपको बोलना है, आजादी है बोलने की, पर ऐसा नहीं हो कि किसी को बोल दो नींद निकालो क्लास में आके। 19(2) 1(b), 19(1)(b), 19(1)(b) में कहां पे युक्ति युक्त निर्बंध है, ठीक। 19(1)(c), इसमें युक्ति युक्त निर्बंध का 19(1)(d), युक्ति युक्त निर्बंध का है 19(5), और 19(1)(e), युक्ति युक्त निर्बंध का 19(6), और 19(1)(g), F नहीं है ना, G, युक्ति युक्त निर्बंध का है 19, बस 6 में ही, इस दोनों में ही लगता है। ऐसे रिस्ट्रिक्शन, ये क्या है, अनुच्छेद, इस पे दबाव रोका है। इसमें बोला क्या बोलो, इसमें बोला क्या नहीं बोलो, इसमें बोला बोलो, इसमें बोलो क्या नहीं बोलो, इसमें घूमो कहा नहीं घूमो, इसमें बोले बिजनेस करो, बोले कहा नहीं करो, जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते। उसमें एक में लिख रखा है आजादी, एक में लिख रखा है, देखो एक हाथ में गाजर एक हाथ में मूली। इसकी आलोचना ये होती है 19 की कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें आजादी दे रखी है कि हमें रोक रखा है, इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो 19 में 2 हिस्से, 19(1) 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। शुरुआत में 7 थी, वर्तमान में 6 है। 7वीं कौन सी हटाई, संपत्ति का अधिकार, अर्जन व्ययन और ये धारण करने की स्वतंत्रता उसको हटा दिया, और वर्तमान में उसे लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 301 के तहत। अच्छा, तो 19(1) में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 19(2) में इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाया गया जिसको बोला जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि 19(1) में लिख रखा है कि आपको सभा समिति बनाने की स्वतंत्रता, और 19(2) में लिख रखा क्या क्या नहीं बना सकते, हथियार नहीं ले सकते, फलाना नहीं कर सकते। फिर 19(2) में आपको घूमने की स्वतंत्रता, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो बोले कहा नहीं घूम सकते, किस स्थिति में घूम। फिर आपको बिजनेस की स्वतंत्रता, फलानी स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, ये सब, उन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा। इसमें हाँ लिख रखी, इसमें ना लिख रखी, हाँ ना, यहाँ कर सकते क्या नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते। ये इस प्रकार से है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 100% कंफ्यूजन होता है, हवाएं लगती है हवा यहाँ।
इतना स्पष्टता से बता रहे हैं आपको, इससे ये स्पष्टता कुछ नहीं होती। रोको उसको थोड़ा, ने पायल मुंह धो के आ जाओ। अरे गोरा चलो, तो हम क्या देखें, 19 में क्या लिखा है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें 19 के कितने हिस्से, दो, 19 एक और 19 दो। 19 एक में क्या लिख रखा है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता एक रहेगी, और 19 दो में क्या है आपका, सारे निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब 19 दो, ठीक, 19 19 एक, हाँ ठीक है। अब हम लिखेंगे, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता लिखे आप, 19 एक ए, सॉरी 19 एक ए नहीं, सिर्फ 19 एक। 19 एक में लिखे स्वतंत्रता कौन सी, उसके बाद हम 19 एक ए पढ़ेंगे। अभी 19 एक में क्या लिख रखा है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में क्या लिख रखा है, 19 एक ए, अरे यार 19 एक, सॉरी 19 एक, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन, मतलब आप बिना युद्ध के या बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं। दो, 19 सी, एक सी, इसमें क्या है, संगम, ये सभा व समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19 एक डी, राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, मतलब पूरे देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं। ये ऐसे शब्द अगर आप लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो सामान्य भाषा में लिख सकते हैं। आवागमन की स्वतंत्रता लिख लो, और सभा व समिति बनाने की स्वतंत्रता लिख लो, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता लिख लो, और बोलने की स्वतंत्रता लिख लो। और 19 एक ई, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब मान के चलो मैं गांव से आया, पहले मैं मंदसौर रह रहा था, मेरा मन हुआ मंदसौर में घर लेना है, मैं मंदसौर ले लूँ। अब मेरा मन हुआ मैं रतलाम में घर ले लूँ, रतलाम ले लूँ। मैं कल से हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ, वही नौकरी लग गई, मेरा मन हो रहा है मैं हिमाचल में घर ले लूँ, तो ले सकता हूँ। तो पहले तो घूमने का अधिकार है, मैं घूमूंगा तो घर भी लूंगा। उसके बाद क्या है, आवास की स्वतंत्रता, या आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य से, देश में, विदेश में आपको परमिशन नहीं बची, देश में बिना परमिशन के, अच्छा नगर पालिका से लेनी पड़ेगी, या किसी भी देश में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। और फिर अगर बस गए तो खाओगे क्या, आजीविका की स्वतंत्रता। 19 एक जी, 19 एक जी, ठीक है, हाँ ठीक। तो आजीविका चलाने के साधन, जीवन जीने के लिए आपको क्या जीना पड़ेगा, कि व्यापार करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। अब हम देखें 19 एक ए, हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता देख ली, 19 में लिख रहे हैं, 19 एक में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। उन 6 स्वतंत्रता का हमने ब्यौरा देखा, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। अब 19 एक को पूरी डिटेल से देखें, उसमें है क्या, ठीक है। 19 एक ए में क्या लिख रहा है, देखो हमने क्या देखा, 19 में क्या है, आपका वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 एक में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। 6 प्रकार की कौन सी, अभी बताई वो। अब उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे ना, कि 19 एक का मतलब क्या है, एक ए का मतलब क्या है। तो 19 एक ए लिखेंगे आप, मतलब ये आ सकता है, देखो 7 नंबर में आ सकता है डायरेक्ट, 19 वाले आर्टिकल। चलो लिख लो, कल लिख के लाना। अनुच्छेद 19 को समझाइए, 7 नंबर 7 मार्कर। अनुच्छेद 19 को समझाइए, 7 मार्कर। एक्सप्लेन द आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 को समझाइए, एक्सप्लेन आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 को समझाइए, समझा देंगे आप। आर्टिकल 19 एक ए, ये समझ आ गया, या इसको हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद 7 नंबर में। अनुच्छेद 19 7 नंबर में कितना लिखो, 60 शब्द में। पहले तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, वर्तमान में 6 44 संशोधन में हटा दी, और अभी 6 स्वतंत्रता लिख दोगे, खत्म बात। इंट्रोडक्शन है तो हम कह सकते हैं भारतीय लोगों के लिए बहुत जरूरी महत्वपूर्ण। 60 शब्द में कितना लिखना है, इतनी अभी बताया, 60 शब्द बता दिए हमने आपको। 10 नंबर में अगर इनको डिटेल लिखेंगे। हाँ, तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको प्रेस की स्वतंत्रता भी, इसे 19 एक ए, 19 एक ए को क्या कहा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये भी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा है। तो 19 एक ए, तो देखो 19 एक, अच्छा वाक व अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को बताना। अच्छा, किस आधार पर बता सकते हो अपने विचार आप, बोलने से, वीडियो से, लिखने से, ब्लॉगिंग से, और आज के जमाने में ब्लॉगिंग से, सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, टीवी से, कुल मिला के किसी, भले ड्रामा करो आप,
भाई आप प्रोटेस्ट करो, किसी भी आधार पर आप अपने विचारों को रख सकते हैं सरकारों के सामने। तो ये यही लिखा है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है। मान के चलिए मैंने आपसे डाउट पूछने का कोई गैप नहीं दिया, तो क्या हमारे बीच में कनेक्शन अच्छा बैठेगा? नहीं बैठेगा। मैं बोले जा रहा हूं, आपसे कोई सुन नहीं रहा हूं, आप बोलोगे मैं दबा दूंगा, बोलो चुप रहो। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? आपके कनेक्शन नहीं बना, यार कोई मतलब नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। वाक व अभिव्यक्ति मत सरकार से अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा? बढ़े रहेगा, लोगों की समस्या सुनेगी सरकार। लेकिन आज देखो आजकल की सरकार क्या नहीं सुनती है। पहले सरकारें जो प्रधानमंत्री रहते थे ना देश के, वो क्या करते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते, है ना? आपको लगता है कि आपको आजादी, लेकिन आपको आजादी नहीं है। इसको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, लोकतांत्रिक तानाशाही। ठीक है, देश खतरे में अभी, हिंदू भी है, हाँ हिंदू धर्म भी खतरे में अभी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई खतरे में बिल्कुल नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पर्यावरण तो है ही नहीं। वो तो इसलिए सील हुई कि नॉर्म को फॉलो नहीं कर। अब अपने यहाँ भी अभी कुछ करना है, ये फायर एग्जॉस्टर लगाना है, अभी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। नहीं अरे ये फिजिक्स वाला ये तो नगर पालिका ही कर देती कि एक कोचिंग ने तो बहुत सारे बैनर लगा दिए, तो उसको बंद कर दिया। दीवारों पे लगा दोगे आप, शहर को बिगाड़ोगे क्या? शहर को बिगाड़ दोगे, दीवार पे कर दोगे, दिक्कत हो जाएगी। चालान लग गया उसको, बस ऐसा वैसा सील थोड़ी हुई, क्यों तो नॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो होगी। जैसे अभी वहां बिहार में क्या ये हो गया ना, उत्तर प्रदेश में एक कोचिंग जल गई, आग लग गई तो 15 बच्चे मर गए ना। हाँ, तो अब वो देखेंगे ना फिर, जैसे अपने अगर मान के चलो उस समय दिल्ली में केस हुआ तो बच्चे मर गए थे, तो सारी कोचिंगों पर आए थे चेक करने। 2-3 साल 2024 में दिल्ली में पानी में डूबने से बच्चे मर गए थे, यूपीएससी कोचिंग है ना, लाइब्रेरी में है ना, बाजीन राव रवि कोचिंग। तो उसके बाद पूरे देश में कोचिंगों में चेक करा था कि आपके यहाँ फायर एग्जॉस्टर है, निकलने की व्यवस्था ठीक है, ये सब। तो अपने वो लगाना है, रजिस्ट्रेशन कराना बस, बाकी अपने निकलने की व्यवस्था उधर भाग जाओ इमरजेंसी में बस। गेट भी तो है, वो गेट है, ऊपर चले जाओ, बहुत सारे है ना। हाँ कूद जाओ, रस्सी बांध के रख लेंगे हम। हाँ यार एक रस्सी ले आऊंगा मैं, रस्सी बांध के रख लूंगा उधर कूदने, ताकि अपने अपनी तरह। अरे अरे यार रस्सी तो मैं इधर अंदर रखूंगा ना, डिंपल जैसी बात कर दी इन्होंने आज कि रस्सी चोर आ गया नहीं, चोर आके क्या लेगा इस कमरे में से? किताबें लेगा, वो ज्ञानी बन जाए, किताबें लेगा ये। वो भी क्या बोला, कोचिंग आऊंगा सर मैं तो, इतनी अच्छी बातें लिख रखी हाँ, तो 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है कि आप शब्दों, लेखों, मुद्रणों, चिन्हों, आप चिन्ह भी बना सकते हैं, जैसे प्रतीक के रूप में बना सकते हैं, चिन्हों या अन्य प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसमें क्या है, हाँ, अभिव्यक्ति का सीधा सा मतलब आप अपनी बात दूसरे के पास रख पा रहे हैं। जैसे आपने ब्रेन लिपि का सुना, ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि एक वो थी जो लोगों को दिखता नहीं लेकिन वो एहसास करके कर लेते ना, वो 3D। और बहुत सारी प्रकार की, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट चलता है, लोगों को दिखता नहीं लेकिन वो खेलते रहते हैं। अब वो आप अपने विचारों, जैसे मैंने अभी एक वीडियो देखा कि ये एक ऑफिस में एक लड़का है, वो बोल रहा है उसके सर को, बोले सर आज हमारा एनिवर्सरी है तो आप हमारे घर खाना खाने आओ। तो खाना खाने गया, तो वीडियो देखा होगा यार आपने, बहुत वायरल है वो। तो वो खाना बना रहा है, फिर वो लड़की ने खाना बनाया तो बोले कि ये नहीं खा रहे, बोले नहीं नहीं बाद में खाएगी। तो एक दो बार बोली नहीं, उसने सिर्फ गर्दन में बोले ये बोलते नहीं, नाराज है क्या? बोले नहीं सर ये बोलती नहीं, कि फिर फोन से बात करते रहते हो आपके सर, मैं बोलता हूँ सिर्फ ये समझती है। तो उनके बीच कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना। कभी देखो ये हिंदी साहित्य में बहुत चलती है, ये दो लोग, बहुत बड़ा हॉल चल रहा है, दो लोगों की क्लास चल रही है अभी, दोनों प्रेमी प्रेमिका है। अब दोनों की प्रेमी प्रेमिका, उनको चाय पीने जाना है बाहर, बहुत मन हो रहा है, क्लास चल रही है, 2 घंटे की और क्लास चले, फिर क्या करोगे? उधर बैठे इशारा करो, चले, इशारे में समझ गए, उठ गए, बोले सर, बोले सर, दोनों चले गए। इशारे इशारे में कम्युनिकेशन हो गया। या आप जैसे कोई लड़का बैठा पीछे दूसरी लड़की की देख रहा है, उधर से पीछे देखा, अच्छा आंख निकाली, नहीं दिक्कत हो जाएगी। कम्युनिकेट तो कर पा रहे ना। सेम वही कहाँ है इसमें,
आप किसी भी माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करो, लेकिन अभिव्यक्त करो। अच्छा, अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगा सकते, पर है 19(1) 19(2) में लिख रखा है कि कब रोक लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमें केवल अनुच्छेद 17 को छोड़कर अनुच्छेद 17, 21 और 20 कोई सा भी अनुच्छेद एब्सोल्यूट टर्म में नहीं मिला है। 21 भी नहीं मिला अभी तो, जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है। 18 17 है ना, स्पष्टता कांड एब्सोल्यूट है, थोड़ा भी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी सारे अधिकारों में अधिकार भी और कुछ जिम्मेदारी भी, अधिकार भी और रोक भी रखा है, अधिकार भी रोक रखा है ना। तो 19 में ये लिख रखा है, और इस अनुच्छेद में बहुत बहुत सारी चीजें, क्या क्या आता है इसमें? प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, आरटीआई कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 2000, डेट याद नहीं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया था अभी कि सूचना का अधिकार कब आया, मनरेगा कब आया, एनएफएसए कब आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम सुना आपने? 2013 में आया था, है ना, 2013। और बहुत सारी चीजें यार, डेट नहीं याद आ पा रही यार। सूचना का, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है आपको, फोन टेपिंग का विरुद्ध अधिकार। अच्छा, फोन टेपिंग समझते हैं आप क्या होता है? कि आपका फोन टैप कर रहे, टेप मतलब आप किससे बात कर रहे, क्या कर रहे, सरकार आपका डेटा रखती है, इसके खिलाफ ऐसा कोई नहीं रख सकता। और बहुत सारे अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांति का अधिकार है, शांति से रहना, कोई भी डीजे वीजे नहीं बजा सकता, है ना। अब ये हो गया। और प्रदर्शन का विरोध का, किंतु हाँ, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार नहीं। विशेष याद रखना है क्या अनुच्छेद 19 के तहत हड़ताल का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। हड़ताल मतलब, हड़ताल और विरोध में क्या फर्क है कि आपकी ऑफिस लगता है 10 बजे से, तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कितने ऊंधे पड़ो भले, पर आपको ऑफिस जाना है, हड़ताल नहीं कर सकते। केवल हम ये जो लोग हड़ताल करते हैं ना, रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, फलानी कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, वो लीगल नहीं है। हाँ, प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये विरोध करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। विशेष याद रखें, क्या आपके मौलिक अधिकारों में हड़ताल का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया आपका 19 खत्म। 19 में क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, मुद्रण के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप चीजों को अभिव्यक्त करें। और इसमें क्या है? बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, आपका अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रदर्शन और का अधिकार, ये सारी चीजें हैं। अब हम देखें 19(2). अब इस 19(2) में इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। 19 में क्या है? 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19(2) क्या है? युक्त निर्बंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त निर्बंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? हमें यहां बोल दिया कि आप कुछ भी करो। मैंने आपको ये बोला कि आपको कुछ भी करने का अधिकार है इस कोचिंग में, कुछ भी क्या करें आप, जो मन पड़े वो करें, पर आपके ऊपर कुछ निर्बंध है कि बोलने का अधिकार नहीं है, लाइट पंखा चलाने का अधिकार नहीं है, एक दूसरे से बातें करने का अधिकार नहीं है, सर से डाउट पूछने का अधिकार नहीं है, किचन साइड जाने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, बाकी सारे अधिकार है। ये अधिकार है कि रोका है? ये अधिकार दिया गया कि आपको रोक दिया है? इससे तो अच्छा कुछ बोलते ही मत, कम से कम पानी वानी पी लेते। तो मौलिक अधिकारों में भी इसमें रीजनेबल, ये फोकट बात बोल दी मैंने। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि देखो, किचन से उधर कोई नहीं जाएगा, उधर नहीं जाना है, या यहाँ शोर वोर नहीं मचाना है, चप्पल अगर आओ तो आप ठीक से जमाना है ना, व्यवस्थित रहो, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करो, कचरा वचरा नहीं करो, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ आप रहो, आपको पूरी आजादी, आपको मन पड़े पंखा चलो जो करो, पर आपको आजादी ये कि थोड़ा सा ध्यान भी रख लेना। तो ये हो गई रीजनेबल बात। लेकिन मैंने उससे पहले बताई, फोकट बात बताई थी। तो रीजनेबल मतलब उस चीज का कोई मतलब होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए वो बात। तो कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के? अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त आधार पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं। किन आधारों पर? आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब नहीं हो सकती जब भारत की संप्रभुता व अखंडता पर खतरा आ जाए। मतलब युक्ति युक्त निर्बंध आप लोग बना रहे हो, देखो भारत सरकार बना रही है अपना असला बारूद तैयार कर रहे पाकिस्तान पे फोड़ने के लिए, और अब भारत अपनी मिसाइल छोड़ने वाले पाकिस्तान के बाद अपनी विचार अभिव्यक्त कर रहे, भारत की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी ना। पाकिस्तान वाले देख लेंगे भारत के कहां का ठिकाने, वहां बम फेंक देंगे डायरेक्ट। अगर ऐसा हो गया, या अपनी गुप्त बात, जैसे अभी एक लड़की पकड़ा गई थी हरियाणा की, दो देश की खबर वो पाकिस्तान लेके दे रही, 25-26 साल की लड़की, जासूस बन के वहां खबरें पहुंचा, पकड़ लिया सरकार ने।
है ना? तो क्या है, भारत की संप्रभुता और अखंडता पे अगर खतरा हो तो आपको अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगला, राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा क्या है? अगर आप कोई बात बता रहे हो या आप ऐसी सेंसिटिव जगह में रह रहे हो, और जैसे मान के चलिए मणिपुर में ने इधर ये अभी लड़ाई चल रही है, अब वहां क्या कर रहा है, मणिपुर में बहुत हिंसा चल रही है, पता चला चाइना ने हमला कर दिया, तो वहां के लोगों का अधिकार खत्म हो सकता है जब तक वो हमला हो तब, है ना? तो अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, या लोक व्यवस्था, अभी क्या चल रहा है, अभी मोहर्रम चल रहा है, अब मोहर्रम में क्या हो सकता है कि लोगों ने भट्ट फेंक दिए, तो फिर आपको सभा और समिति बनाने का अधिकार नहीं, फिर आपको घूमने का अधिकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा आपका, या आपको अपनी चीजें अभिव्यक्त करने का अधिकार, अभिव्यक्त मतलब ये मोहर्रम निकालना मतलब अपने भगवान के प्रति अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, मान रहे हैं, मना रहे हैं ना। जैसे हम झांकी बनाते गणेश जी की, हम पे माता का मंदिर बना, क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपनी हम माता जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर, मतलब अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो उनको रोका जा सकता है जब लोक व्यवस्था में खलल आ जाए। तो राष्ट्रीय एकता अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता अखंडता, लोक व्यवस्था, और अगला है शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, मतलब आप गलत काम कर रहे हो, अभी एक सूचना पर मोदी जी गालियां दे रहे हो, किसी को भी गालियां दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, देखो आपको हर अधिकार है, लेकिन क्या बिना कपड़ों का आ जाओगे क्या? देखो सब पता है कि बिना कपड़ों के हम कैसे लगते हैं, पर क्या आप एक व्यवस्थित रहते कि नहीं रहते? हम सिस्टमेटिक रहते हैं, हर चीज का एक क्या बोल एस्थेटिक होता है ना, एस्थेटिक बोलते हैं उसको, या एक एक लोकाचार होता है कि कोचिंग में आएंगे, भले आप घर पे कैसे ही कपड़े पहनो, कोचिंग में चड्डा पहन के नहीं आ सकते आप, तो क्या राजकता फैले ना, लोगों के मन में नेगेटिविटी जाती है ना। आपको टी शर्ट दे रखे तो टी शर्ट पहन के आए, आपको प्रॉपर कपड़े अच्छे ड्रेसअप में, भले टी शर्ट मत पहनो, तो आप अच्छे कपड़ों में आओ, है। बोले नहीं नहीं मुझे तो अधिकार है कुछ भी करूं, तो कुछ भी पूछते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी। तो ये लिख रखा है कि शिष्टाचार या सदाचार के मामले कि अगर वो चीज आप ऐसी बातें बोल रहे हो जिसमें समाज में अराजकता फैल रही है। और अगला है न्यायालय की अवमानना, अगर आप न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हो, मानहानि, मानहानि का केस लगा था, आपने बहुत सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने 20 करोड़ का मानहानि किया। मानहानि मतलब आपने ऐसी बात बोली जिससे आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, तो आप केस लगा सकते हैं किसके खिलाफ? सामने वाले के खिलाफ। और अपराध उद्दीपन मतलब अपराध को बढ़ा रहे हैं आप, अब उद्दीपन मतलब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की अभी केस चल गया कि वो बंदूक लेके यहाँ बना रही है, वीडियो बना रही है ग्वालियर में, तो अपराध को उद्दीपित कर रहे हैं आप। इन सब चीजों को लेकर अगर आप चीजें कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हमें आजादी दे दी सारी, और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब हम ये कल देखेंगे 19(1)(b). 19(1)(a) खत्म हो गया है आपका प्रॉपर रूप से, 19(1)(a) और 19(2) दोनों खत्म हो गए, 19(1)(a) और 19(2) खत्म हो गए। कल हम देखेंगे 19(1)(b) और 19(3), फिर 19(1)(c) और 19(3), फिर 19(1)(d) और 19(4). सर का टेस्ट है, दोनों टेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा, एक जियोग्राफी का फिर मेरा, जियोग्राफी का फिर मेरा। हाँ, पॉलिटी का भी हो गया है, जियोग्राफी का पूरा टेस्ट नहीं हुआ, 2-4 टॉपिक दिए, बहुत पढ़ा दिया सर ने। बंद करो इसको, क्योंकि हर शनिवार को